हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सही है। कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल पे हमारे कवर हो गए। एनएवी वाला लास्ट लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 एक होमवर्क दिया था। 1 एंड 2 वी आर डन विथ। इजी थे, बाकी कुछ ज़्यादा था नहीं 1 एंड 2 में। नाउ धीरे धीरे आज काफ़ी सारे इलिस्ट्रेशंस कर लेंगे इस लेक्चर में, कुछ 7 से 8 इलिस्ट्रेशंस कर लेंगे। सो ये होमवर्क डिस्कशन के साथ कुछ क्लास वर्क दूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑन द सेम लाइन है। एंड उसके बाद में इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भी मैंने बोला था आपको ट्राई करो। एनीवेज इजी क्वेश्चन है, बट आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो आप लोगों को कुछ हद तक तो एटलीस्ट ध्यान में आया होगा कि क्या करना है। एंड इसके अलावा बाकी इलिस्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट। आपके आंसर के साथ मैच करना। आपको कुछ दिक्कत आई होगी तो देख लेना, ठीक है। चलो साहब, क्या हो रहा है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन 3 डिस्कस कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। अ म्यूचुअल फंड मेड एन इश्यू ऑफ 10 लाख यूनिट्स। ध्यान दो, 10 लाख यूनिट्स का इशू करा है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है ईच, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए का क्या है साहब, 1 करोड़ का इशू है इनका टोटल। नो एंट्री लोड वॉज चार्ज, कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं किया था, मतलब 1 करोड़ रुपए के साथ 1 करोड़ रुपए ही आने चाहिए, दैट्स इट। इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया। देखो क्या हुआ। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 160 रुपीज। तो 160 में एक इक्विटी शेयर्स मिला उनको। एंड वैसे 50,000 इक्विटी शेयर्स लिए तो 80 लाख रुपए तो 1 करोड़ में से इधर ही चले गए, दैट्स इट। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था 8 लाख रुपए के। 9% डिबेंचर्स ले जो अनलिस्टेड है 5 लाख के। एंड 10% डिबेंचर्स ले लिस्टेड वाले 5 लाख रुपए के। सो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 98 लाख रुपीज का। सर ये तो मजाक हो गया। एक चीज ध्यान में दो भैया, प्लीज ध्यान रखना एकदम अच्छे से। इन लोगों ने बोला कि 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1 करोड़ रुपए का इश्यू हुआ है म्यूचुअल फंड का। 10 लाख यूनिट्स इंटू 10 रुपए मतलब 1 करोड़ का इश्यू हुआ है। बट इधर तो इन्वेस्टमेंट बस 98 लाख रुपीज का हुआ, तो ये 2 लाख रुपए क्या। तो ये पहला नया चीज इस क्वेश्चन में था जो आप लोगों ने शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे। एंड अगर कर पाए तो भैया बहुत अच्छी बात हुई होगी आपके साथ, क्योंकि ये पॉइंट हमने अभी तक कवर नहीं करा था ना। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको शायद यहाँ पे दिक्कत आई होगी। देखो, सो मैंने क्या बोला कि म्यूचुअल फंड है, मान लो मेरा, मैं बोल रहा हूं मैं 10 लाख यूनिट दिया किसी को, 10 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए मेरे पास लिए। बट इस 1 करोड़ रुपए में से मैं इन्वेस्टमेंट कर पाया सिर्फ 98 लाख रुपीज का। तो सर दो चीजें हो सकती है। पहला, एक तो मेरे पास में 2 लाख रुपए अभी भी कैश है। गेटिंग माई पॉइंट, 2 लाख रुपए अभी भी कैश है। तो शायद किसी ने ये चीज एज्यूम कर लिया होगा कि 2 लाख कैश है, उसको एज एन एसेट ले लिया होगा। समझ रहे हो क्या, इन्हें भी कैलकुलेट करते समय। तो वो भी तो पॉसिबल है, बट वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैश के बारे में कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पे कैश के बारे में कुछ भी बोला नहीं, आगे क्वेश्चन में ध्यान देना। सो सर फिर सेकेंड चीज क्या, तो देखना, जब मैं 1 करोड़ रुपए का इश्यू कर रहा हूं तो ऑब्वियस है मुझे इश्यू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए कुछ खर्चा लगेगा, इश्यू एक्सपेंसेस। गेटिंग माई पॉइंट। तो साहब ये जो है ना 1 करोड़ रुपए मिले, उसमें से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए 98 लाख का, बट कैश तो कुछ बचा नहीं। तो इन दैट सिनेरियो 2 लाख रुपए हम लोग एज्यूम करेंगे कि दोज आर द इश्यू एक्सपेंसेस। क्या बोला, इश्यू एक्सपेंसेस। सो वेरी फर्स्ट थिंग आंसर में आपका आएगा ये वाला। आंसर में फर्स्ट थिंग एजम्पशन आएगा। एजम्पशन तुरंत लिख रहा हूं मैं, लिख के ले लो। जिन लोगों ने लिखा नहीं वो लिख के ले लो। एजम्पशन, पहला पहला एजम्पशन क्या आएगा मेरा, म्यूचुअल फंड इशू प्रोसीड्स ऑफ ₹1 करोड़। ब्रैकेट में लिख लेना कैसे आया 1 करोड़। 10 लाख यूनिट्स इंटू ₹10। ठीक है। बट टोटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ₹98 lakhs only, and no cash maintained, no cash balance has been given in the question.
सो इट इज एज्यूम दैट, आप लोगों के पास पेन चेंज करने का, कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता, मैं बस आपको एग्जामिनेशन के टाइम रिवाइज करना हो, कभी कभी आपका कुछ चीज़ें मिस हो जाए तो इमीडिएटली आपको पिकअप हो, इसलिए ऐसे लिखता हूँ, सो दैट आप ये पीडीएफ फाइल्स ओपन कर सके एंड देख पाओ तुरंत। सो इट इज एज्यूम दैट this difference of rupees 2 lakh is the expenses incurred by is the expense incurred by म्यूचुअल फंड कंपनी ऑन इश्यू। ठीक है, सो डिटेल में एक एजम्पशन लिख दिया कि सर म्यूचुअल फंड का इशू प्रोसीड्स तो 1 करोड़ रुपए का है, बट टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 98 लाख रुपीस का है एंड कोई कैश बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। सो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो भी 2 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, वो इशू एक्सपेंसेस का है, बाकी कुछ नहीं है। समझे क्या? एक्सपेंस ऑफ ऑन इशू, एक्सपेंस ऑन इशू, ठीक है, माने इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको शॉर्ट में इशू एक्सपेंसेस बोलेंगे। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ो फटाफट से, एक चीज क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर, अभी देखो एक साल में क्या क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ रुपीज 12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, 12 लाख रुपए का डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को मिला था। ये इक्विटी शेयर जो है ना, इस पे 12 लाख रुपए का डिविडेंड मिला था। इंटरेस्ट ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू। बोले डेट सिक्योरिटी जो भी थे ना, लुक एट दिस, ऑल दिस डेट सिक्योरिटीज, तो इन सभी डेट सिक्योरिटीज पे जब जब वो पैसा ड्यू हुआ तब तब मिल चुका था, माने एक साल में पूरा की पूरा पैसा मिल चुका है इंटरेस्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर पे इक्विटी शेयर्स एंड द 10% डिवेंचर्स आर कोटेड एट 175% and 90% respectively. Look at this guys, very important thing. यहां पे शायद आपको सेकंड दिक्कत आया होगा, ये 170%, 175% एंड 90% मतलब क्या बोलना चाहते हैं? सेकंड पॉइंट, न्यू पॉइंट, एक पॉइंट ये वाला था यहाँ पे इशू एक्सपेंसेस का एजम्पशन, सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन में 175% एंड 90%। अभी किसी को लगा होगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं, एक बार फिर से पढ़ना। At the end of the year, equity shares and 10% debentures are quoted at 175% and 90% respectively. बोले एक साल के बाद जब साल खत्म हो रहा है तब इक्विटी शेयर्स कोट हो रहे 175% पे, 175% पे, एंड डिबेंचर जो 10% डिबेंचर से लिस्टेड वाले वो कोट हो रहे मार्केट में 90% वैल्यू पे। तो सर ये 175% किसका, 90% किसका, दैट वी डोंट नो। गेटिंग माई पॉइंट, दैट वी डोंट नो, ये दिया नहीं ना स्पेसिफिकली, बट ये किसका रहेगा फिर, ये फेस वैल्यू का रहेगा, ध्यान रखना। चलो सर, फेस वैल्यू ले तो 175% ऑफ इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू दिख रहा है 100 रुपीज। दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का 175%, अगर किसी ने 160 का 175% लिया तो गड़बड़ कर दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी ने 160 का 175% लिया तो गड़बड़ कर दी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस 175% इज ऑफ रुपीज 100 फेस वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? तो 100 का 175% पे कोट हो रहा है मार्केट में, मतलब 175 रुपीज पे कोट हो रहा है मार्केट में, तो 160 का वैल्यू 175 हो गया एक साल में, ये चीज दिखाना चाहता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर नो? प्लीज बोलो साहब। 160 का 175 हो गया क्योंकि बोल रहे एंड ऑफ द ईयर पे 175% पे कोट हो रहा है इक्विटी शेयर, एंड डिवेंचर जो 10% है लिस्टेड वो कोट हो रहा है 90% पे। नाउ सर इसका तो यहाँ पे फेस वैल्यू तो दिया ही नहीं, इन लोगों ने सर सिर्फ बोला है हमें कि 10% डिवेंचर है एंड लिस्टेड है एंड 5 लाख रुपए के, तो क्या करे इसका वैल्यू कितना ले? सो यू कैन एज्यूम 100 रुपीज, कुछ भी करो, 10 रुपए जिसको एज्यूम करना हो 10 रुपए करो, जिसको 100 रुपए करना हो 100 रुपए करो, आपकी मर्जी। बट भैया जो भी करोगे उसका बेस लेके गो फॉर 90% वैल्यू।
सो अगर मैं इसको बोलूँ 100 रुपए का फेस वैल्यू होगा ये एजम्पशन लेके, तो इसका 90% मतलब 90 रुपीज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो क्या एकदम अच्छे से? सो ये चीज ध्यान में रखना था। दिस वॉज द सेकेंड थिंग। नेक्स्ट, अदर इन्वेस्टमेंट्स आर कोटेड एट पार। जो भी बाकी बचे हुए इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये दोनों ये आर एट पार कोट हो रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू था ना इतना ही उसका रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ इस वैल्यू में। क्वेश्चन क्या पूछ रहे? फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹5 लाख। बोले ये एडिशनल चीज दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए के हुए हैं, इसको एज्यूम करते हुए नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट निकालो। समझ रहे हो? एनएवी निकालना है पर यूनिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए। अभी समराइज करें इन्फॉर्मेशन को तो फटाफट से क्या क्या चीजें आएगी एनएवी के लिए हमारे पास में रहेगा कि सर ड्यूरिंग द ईयर मेरा इनकम कितना हुआ वो निकालो। उस इनकम को भी कंसिडर करो क्योंकि ओपनिंग एनएवी लेना पड़ेगा, एंड ओपनिंग एनएवी के बाद में आप लोगों को जाना पड़ेगा ओवरऑल पे। सही है? तो उसमें चेंज देखना पड़ेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ? कैपिटल एप्रिसिएशन में आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 160 का 175 हो रहा है, तो 15 रुपए का एप्रिसिएशन दिख रहा है, एंड 100 रुपए का 90 हो रहा है, मतलब 10 रुपए का लॉस दिख रहा है। समझ रहे हो क्या? बट इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आया है, तो ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कहाँ पे करना पड़ेगा, एंड प्लस डिविडेंड भी आया है, तो ये भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी एडजस्टेड, एंड फिर आपको एनएवी निकालना पड़ेगा ओवरऑल यूनिट का। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर पे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो फाइंड आउट द एनएवी इफ द म्यूचुअल फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ ₹0.90 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर्स। बोले अगर उनको जितना डिविडेंड मिला, सही है, वो डिविडेंड मिला तो चलो छोड़ दो 12 लाख रुपए का, बट इन लोगों ने जो दिया किसको? यूनिट होल्डर्स को। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है ना, उन इन्वेस्टर्स को, उन यूनिट होल्डर्स को 0.90 पर यूनिट का इन लोगों ने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। मतलब जो एनएवी आएगा उसमें से 0.90 पर यूनिट कम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है? सो चलो फटाफट से मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप लोगों ने अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये दो चीज़ें ध्यान में आई होगी तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो साहब देखो फटाफट। पहला चीज, हम लोगों के पास में ओपनिंग वैल्यूज तो दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया, इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, माने दिस इज द ओपनिंग वैल्यू। इसमें कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन करो सो दैट यू विल गेट द क्लोजिंग वैल्यू। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गिव द टाइटल दैट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एकदम लॉजिकल जा रहे हैं, क्लोजिंग वैल्यूज मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन के अमाउंट से। गेटिंग माई पॉइंट? सो क्लोजिंग वैल्यू क्यों चाहिए हम लोगों को? क्योंकि इन भैया एनएवी निकालना है ना, तो एनएवी के लिए वी शुड हैव कि एंड ऑफ द ईयर पे मेरा एसेट का वैल्यू कितना है, एंड ऑफ द ईयर पे एसेट का वैल्यू कितना है वो मेरे पास होना चाहिए, टोटल एसेट्स का। एंड टोटल एसेट्स आर नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स का एंड ऑफ द ईयर का वैल्यू पता रखना चाहिए मेरे पास, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा एनएवी। गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहली चीज ओपनिंग वैल्यू ले लो। नहीं, पहले तो मुझे इनका टाइटल दे दो ना, जो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के सबके। ठीक है ना, शॉर्ट शॉर्ट में देना ऑब्वियसली। ओपनिंग वैल्यू, देन कैपिटल एप्रिसिएशन, देन आएगा क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, तो क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट्स में पहले तो इक्विटी शेयर्स, इजी। देन वी हैव द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसका नाम दे दो प्रॉपरली, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 9% अनलिस्टेड डिबेंचर,
एंड 10% लिस्टेड डिबेंचर। ठीक है क्या? परफेक्ट। इसके ओपनिंग वैल्यू ले लो, 80 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 5 लाख। 80 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 5 लाख। टोटल हुआ मेरा 98 लाख। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन देखो कितना हुआ। सो कैपिटल एप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला एक नोट दे देना, नोट नंबर 1। इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं काफी। इक्विटी शेयर का कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी। 175 माइनस 160, जो क्लोजिंग वैल्यू है शेयर का, कोटिंग 175 पे कोट हो रहा है, 175% ऑफ 100। सो चाहे तो ऐसा बोल दो, 175% इंटू 100 माइनस 160। कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ पर यूनिट, पर शेयर। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने हैं? 50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 50,000 आर द टोटल शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स। सो इंटू 50,000, ये कैलकुलेशन करो कितना मिलता है। 7,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 इंटू 50,000 ना, सो 7,50,000। ठीक है, सो ये 7,50,000 इधर लेने हैं और इधर रेफरेंस देना है नोट 1 का। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों जो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अनलिस्टेड, वो पार पे कोट हो रहे हैं। सो ये तो कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ नहीं आएगा दोनों का। ठीक है, अभी इसका देख लो, क्लोजिंग वैल्यू 80 लाख रुपीज प्लस 7,50,000, मतलब 87,50,000। इसका 8 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट, 9%, 10% लिस्टेड डिबेंचर जो है, इस पे कितना हुआ है? 90% वैल्यू हुआ है इसका। 90% मतलब इसका तो कम हुआ है। 10% लिस्टेड डिबेंचर के लिए 90% ऑफ ₹100 एज्यूम्ड। ठीक है, -100 रुपीज इंटू कितने होंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 करा तो ये भी कितने हुए मेरे? 5,000 हुए, राइट? सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ लिख रहा हूँ। 5,000 इंटू 10, दैट इज 50,000 का लॉस है। ठीक है, सो ये 50,000 का लॉस ले लो इधर, निगेटिव 50,000। नोट नंबर 2, ये एग्जाम में नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। टोटल वैल्यू देखो कितना हो रहा है, 87,50,000 प्लस 13 लाख प्लस 4,50,000, 1,05,00,000। ठीक है, 1,05,00,000 is the closing value of your investments, plus you have mutual fund has received some dividends as well and interest as well, तो इनकम भी मिला है ना। सो नाउ इनकम, बट कुछ खर्चा भी लगा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। नेक्स्ट, सेकंड टाइटल देना, सेकंड स्टार मार्क। ये आप एक ही टेबल में भी कर सकते थे,
कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपको समझना है इसलिए मैं कर रहा हूँ. यू कुड हैव गिवन दिस पर्टिकुलर इनकम का कॉलम एट द लास्ट एंड इनकम भी साथ में लेते तो भी चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दैट कुड बी अगेन ईजी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज यहाँ पे अगेन आपको इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा. हाँ, इक्विटी शेयर्स का इनकम 12 लाख रुपए का डिविडेंड आया. इन लोगों ने तो बोल दिया ना डायरेक्टली 12 लाख रुपए का डिविडेंड आया. उसके बाद में 8 लाख रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उस पे कैलकुलेशन बता दो इसका. नोट के आगे लिख देना चाहे तो ये 12 लाख रुपए कहां से आए. दीज आर द डिविडेंड इनकम, दिस इज द डिविडेंड इनकम. ज्यादा डिटेल हो जाएगा. ठीक है, इसका कैलकुलेशन इंटरेस्ट 8 लाख इंटू 7%. 7% ही है ना भैया. हाँ, तो इसका हुआ कैलकुलेशन 56,000. नाउ आफ्टर दैट 5 लाख इंटरेस्ट इंटू 9%, 45,000. and after that interest, ये कितना था, ये भी 5 लाख ही था. हाँ, 5 लाख. हाँ, अभी मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा, इधर क्वेश्चन देखने आप लोग देखना ना प्लीज. 50,000. सो इसका टोटल होता है 12. 56,000 ये, उसके बाद में 45,000, 12,95,000, 12,95,000 और ये कितना हुआ 13,01 एंड 13,51,000. ठीक है, ये टोटल इनकम हुआ, बट इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगा हुआ है मुझे कुछ. सर वो 2 लाख रुपए का क्या करना, वो लेना है क्या इधर. भैया पहले ही इन्वेस्टमेंट्स ले लिए ना 98 लाख के. सो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लाख रुपए नेट ऑफ कर लिया हम लोगों ने. सो वट एवर माई वैल्यू इज कमिंग अप फॉर दिस 1,05,00,000, इसमें ऑलरेडी 2 लाख रुपए नहीं है, ध्यान रखना. सो वी हैव ऑलरेडी नेटेड ऑफ दैट 2 लाख रुपीज का इशू एक्सपेंस, तो उसको नहीं लेना. बट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ ना 5 लाख रुपए का, तो उसको लेना पड़ेगा ना. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ 5 लाख, तो ये हुआ 8,51,000. ठीक है, दिस इज व्हाट आवर नेट इनकम, जिसका हम लोग नोट बनाए 8,51,000. क्लियर, परफेक्ट. सो 8,51,000 हुआ, उसके बाद में ऊपर 1,05,00,000 आया. सो मेरा टोटल नेट एसेट वैल्यू, नेक्स्ट आंसर. वैसे तो नंबर नहीं दिया है क्वेश्चन में, एक प्लेन वैनिला सेंटेंस में बोला है उन लोगों ने, बट ठीक है. आंसर 1, नेट एसेट वैल्यू per unit at the end of the year. Dash. Total asset value. ब्रैकेट में 1,05,00,000 रुपए का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस ही 8,51,000, वो भी तो उससे भी तो वैल्यू बढ़ेगा ना.
उससे भी तो वैल्यू बढ़ेगा ना फंड का। फंड में अगर 1,05,00,000 रुपए थे और इनकम मिला 8,51,000 का एक्सपेंस जाने के बाद, तो मेरा फंड का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। सो 1,13,051,000 सॉरी 1,05,00,000 प्लस 8,51,000 1,13,51,000 divided by number of units. Since we want the NAV per unit na, so number of units. Number of units कितने हुए? Go to the question. Number of units कितने रे भैया? 10 लाख यूनिट्स है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है 10 lakhs. तो लिखो so NAV per unit. एक सौ 113.51 113.50 सॉरी 11.351 11.351 ठीक है. दिस इज व्हाट NAV पर यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर. दिस इज व्हाट माय फर्स्ट आंसर 11.351 फर्स्ट आंसर. नाउ उन्होंने एक चीज एडिशनल बोला है हम लोगों को, सेकंड भी निकालने बोले. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. हाँ, वो बोल रहे कि इफ द म्यूचुअल फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ 0.90 पर यूनिट, तो इसमें से 0.90 निकालना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं. तो कितना ये होगा, कर लो. आंसर 2. NAV पर यूनिट आफ्टर डिविडेंड ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें से उन्होंने 0.90 पर यूनिट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट होल्डर को. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.90 पर यूनिट. सो करो इसमें से कैलकुलेशन. 10.451. तो कैसे आएगा NAV पर यूनिट बिफोर डिविडेंड. काफी डिटेल में लिख के दे रहा हूं, जस्ट बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम नहीं. इनकम इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज रिसीविंग फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स. ये डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड वाले यूनिट होल्डर्स को कर रहे हैं. उसके पहले मेरा 11.351 था. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेस पर यूनिट, दैट इज 0.90. तो मेरा NAV पर यूनिट आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन is 10.451. ठीक है, 10.451. दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का जो पूछा. आप लोगों के आंसर मैच हुए होंगे तो काफी अच्छी बात है. अगर नहीं हुआ तो गाइस जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे गलती करी आप लोगों ने. जितना मुझे पता है आप लोगों ने 2 गलतियां करी होगी. एक तो पहले ये 2 लाख का तो इश्यू नहीं आया होगा, आई फाइंड सो. अगर आ गया है तो वो तो रिजॉल्व कर लिया होगा. एंड देन सेकंड गलती हुई होगी वो 175 वाला चीज़ पे. इसके अलावा गलती करने के लिए स्कोप नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दिस इट वाज इजी क्वेश्चन, राइट. ठीक है. सो अगर किसी का लिखना तो रहा नहीं होगा मेरे साथ, अगर लिखे होंगे तो ठीक है. चलो, सो दिस क्वेश्चन इज डन. अगर किसी का लिखे हुआ है तो प्लीज पीछे ले लेना जब जब जहां जहां लिखना रहा है आपका. इलस्ट्रेशन नंबर 6. इसके पहले मैं जाना चाहूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5. नाउ वी विल गो टू सीक्वेंस वाइज. ठीक है. तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. फटाफट करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 4. कम ऑन गाइस. A good luck mutual fund that had the net asset value of 17 at the beginning of the month. काफी इजीली बोल रहे कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे 17 रुपए का NAV पर यूनिट है.
अब 17 रुपये बोले मतलब पर यूनिट ही रहेगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, मतलब महीने की शुरुआत में 17 रुपीज पर यूनिट इज द नेट एसेट वैल्यू मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इनकम उन लोगों को मिला, सो दैट इज व्हाट, अगर इक्विटी शेयर्स में किए तो डिविडेंड, डेट में किए तो इंटरेस्ट, जो भी इनकम मिला वो, एंड कैपिटल गेन जो हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किए, किसको, यूनिट होल्डर्स को। कितना किया, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया 0.04 रुपीज पर यूनिट एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया 0.03 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ, उस महीने में इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड देन एंडेड द मंथ विद अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 17.08। बोले 17.08 का नेट एसेट वैल्यू था एंड पे, तो ओपनिंग का 17 रुपए, उसमें से इन लोगों को कुछ इनकम हुआ, इन लोगों को कुछ कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ एंड उसमें से 0.04 इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा, 0.03 कैपिटल एप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करा एंड देन फाइनली दे अराइव्ड एट द नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ 17.08। तो पूछ रहे कैलकुलेट द मंथली एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो एनुअल एंड मंथली रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, क्या बोल रहे बोलो कि एनुअल एंड मंथली रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है। एकदम सिंपली समझ लेना एक बार एंड फिर ये कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। बोले तुम्हारे पास एक फंड है, उसका स्टार्टिंग के महीने में वैल्यू होता है 17 रुपए, ठीक है। इसमें तुम लोगों को कुछ सर डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम मिलता है। तुम म्यूचुअल फंड हो, ध्यान में रखो, तुम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी हो, तुम लोग एक फंड चला रहे हो, उस फंड का महीने की शुरुआत में वैल्यू है 17 रुपए, उसमें तुमको कुछ इनकम मिला पर यूनिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूं, इनकम रिसीव्ड बोल रहा हूं गाइस, कम ऑन, इनकम रिसीव्ड बोल रहा हूं। प्लस ये एनएवी बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। तो एनएवी बढ़ रहा मान लो, एंड ऑब्वियसली एनएवी तभी बढ़ेगा जब उस इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। तो डिमांड इज डिराइव टू दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड उसके वजह से क्या हुआ, मेरा एनएवी बढ़ रहा, तो दैट कैपिटल एप्रिसिएशन इज देयर, ठीक है। बट वो लोग बोल रहे कि ये जो दोनों हुए ना, इसमें से इन लोगों ने कुछ इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड कुछ कैपिटल गेन जो हुआ उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किए उसका भी इंफॉर्मेशन दिया हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा साइड को लेता हूं। सो क्या बोले देखो, इसमें से इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कितना करा, 0.04 इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है। तो देखो उनके पास 17 रुपए था एनएवी, म्यूचुअल फंड, तुम्हारे म्यूचुअल फंड के स्कीम का एनएवी था 17 रुपए महीने के स्टार्ट में। उस महीने में कुछ इनकम मिला, उस महीने में कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, मतलब एनएवी बढ़ा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो इतना उसका वैल्यू होना चाहिए था, बट नहीं है। क्यों, बिकॉज इसमें से तुम लोगों ने 0.04 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस 0.03 का आप लोगों ने क्या किया, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इतना तो तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो लेस करना पड़ेगा बिकॉज उतना तो वैल्यू तुम्हारे पास बचा नहीं ना, पैसा तुम्हारे पास बचा नहीं ना, मार्केट वैल्यू उतने से कम होगा क्योंकि तुम लोग कैश दे रहे हो, तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, सो तुम्हारा एनएवी उतने से कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, एसेट का वैल्यू उतने से कम हो जाएगा। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, मतलब जो ओपनिंग था उसमें इनकम आने के बाद, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास बचा कितना है उसका एनएवी, 17.08 इज द लास्ट एंड ऑफ द मंथ का एनएवी, 17.08 इज द एंड ऑफ द मंथ का एनएवी। सो इसको मैं ब्लू में ही लेता हूं, 17.08। तो ये बोलना क्या चाहते हैं, मंथली रिटर्न कितना हुआ है, एनुअली रिटर्न कितना हुआ है। सो दिस इज व्हाट माय रिटर्न, यू नीड टू अराइव एट दिस कंबाइंड फिगर। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली यू कैन नॉट अराइव, बट दोनों का मिला के वो लोग पूछ भी नहीं रहे इंडिविजुअली, दे आर आस्किंग कि मंथली रिटर्न कितना हुआ और एनुअली रिटर्न कितना हुआ। सो यू कैन टेक द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस। लॉजिकल है ये, बस लॉजिकल एंगल से, इसको एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट मत करना प्लीज। लॉजिकली क्या हुआ है, लॉजिकली 17 रुपए का ओपनिंग वैल्यू था, उसमें कुछ रिटर्न मिला, उसमें से कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एंड उसके बाद में बचा 17.08। तो 17.08 को इस डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ाएंगे, 17.08 से 08 को इस डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ाएंगे, दोनों इधर जाएंगे, प्लस होंगे। सो 17.08 प्लस 0.04 प्लस 0.03। सो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो मेरा वैल्यू कितना होता, 17.15, 17.15 होता। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो मेरा वैल्यू होता, एनएवी होता 17.15, 17.15, 17.15। ओपनिंग में था 17,
ये जो बड़ा हुआ रहता 0.15, दिस इज नथिंग बट व्हाट माई रिटर्न, दिस इज नथिंग बट व्हाट माई रिटर्न। सो उल्टे वैसे समझो, 17 का ओपनिंग वैल्यू प्लस 0.15 का रिटर्न हुआ, 17.15 का एनएवी होना चाहिए, बट नहीं, दिल को खुशी तभी मिली जब ये 17.15 में से 0.04 का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड 0.03 का कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट आई गेट रिमेंड विथ 17.08. सो माई रिटर्न इज 0.15, my return is 0.15 and ये 0.15 is the absolute number per unit. दिस इज रुपीज 0.15, 15 पैसे का रिटर्न है 17 रुपए पे, किस पे? 17 रुपए पे, 17 रुपीज पे यू आर गेटिंग दिस रिटर्न। सो टेक आउट द परसेंटेज, मंथली है, प्लीज अंडरस्टैंड, 0.15 by 17, दिस वुड बी योर मंथली रिटर्न, 0.15 by 17 into 100, 0.88 return percentage, you got your answer, monthly return 0.88% into 12 करो, एनुअल मिल जाएगा 10.59% पर मंथ, 0.88 और 10.59% पर एनम। यू गॉट द आंसर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे समझ गया, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिकल, कंप्लीट लॉजिकल, दिस इज व्हाट योर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, नाउ हाउ टू राइट दिस इन एग्जामिनेशन, जो यहाँ पे किया ना कैलकुलेशन, उसी को थोड़ा सजा के लिखेंगे एग्जाम में, कैसे लिखेंगे देखो। चलो इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, इसको रफ नहीं करूंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, क्योंकि ये चीज काफी जगह पे यूज होने वाला है, ये दिमाग में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? सो प्लीज पुट दिस ऑल थिंग्स इनटू योर ड्राफ्ट कैलकुलेशन। अगर आपको लिखना है तो लिख के ले लेना, दिस इज जस्ट ड्राफ्ट। नाउ एग्जाम आंसर नीचे दे रहा हूं, चलो गाइस कम ऑन, लिखो मेरे साथ। आंसर तो मिला है, बस इसको प्रेजेंट कैसे करना है ध्यान दो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, टेबल फॉर्म में करना एकदम इजीली, सो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेबल रहेगा वो, मार्क्स भी मिल जाएंगे फटाफट, फुल मार्क्स मिल जाएंगे इधर आपको। क्लोजिंग एनएवी जैसे किया था ऊपर कैलकुलेशन वैसे ही करो, एट द एंड ऑफ द मंथ, नहीं तो एनएवी एट द एंड ऑफ द मंथ ऐसे लिख दो, एनएवी एट द एंड ऑफ द मंथ 17 पॉइंट कितना दिया है, 17.08, ठीक है, 17.08 प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, हमने जो पढ़ा उसी एंगल से जा रहा हूं। डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड लिखो, उन्होंने बोला नहीं ये डिविडेंड है या कौन सा इनकम है, वो इंटरेस्ट या डिविडेंड दोनों कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी या दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड 0.04, बट इसमें से मेरा ओपनिंग एनएवी कितना था, एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ₹17, तो लो डिफरेंस एंड कैलकुलेट होता है आपका रिटर्न 0.15 रिटर्न ड्यूरिंग द मंथ, रिटर्न पर यूनिट, ड्यूरिंग द मंथ, इन टर्म्स ऑफ रुपीज है ये, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज 0.15। okay, now the next thing, divided by opening NAV, ओपनिंग एनएवी मतलब एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, वही लिख दो ऊपर का, $17, सो इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.88%, कितना था हमारा 0.15 by 17,
इंटू 100, 0.882324%, 0.8824%. So monthly return, monthly return 0.8824%. एनुअलाइज्ड रिटर्न, दोनों आंसर पूछे, प्लीज मिस मत करना कुछ. मंथली रिटर्न इनटू दिस वन 0.8824 इंटू 12, परसेंटेज बोल देना इधर लिखते समय, इंटू 12 मंथ्स. तो इंटू 12 कर लेना पूरा कैलकुलेशन. 10.59%. एक तो 4 डेसिमल में लिख सकते हो, नहीं तो 2 डेसिमल में भी लिख सकते हो. 10.59% पर एनम, यह है मेरा पर मंथ. ओके, सो दिस इज व्हाट माय आंसर. फाइनली डन. पर मंथ पर एनम, वेरी इजी. ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, बट शुरुआत है तो आपको थोड़ा नया लगेगा ये सब चीज़ें. मंथली रिटर्न, एनुअल रिटर्न, वी गॉट द आंसर. 0.8824% पर मंथ, 10.59% पर एनम. ओके, चलो गाइज, कम ऑन. illustration 4 is done. Illustration number 5. Now I think please take this as the monthly return निकालना है. होमवर्क ले लेना, मैं एकदम शॉर्ट में अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. ठीक है, इमीडिएटली डिस्कस करता हूँ. सो टेक दिस एज अ क्लास वर्क. अभी नेक्स्ट लेक्चर तक नहीं लेके जाऊंगा इसको, क्लास वर्क बोल रहा हूँ. तो वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना तुरंत, एंड मेरे से मैच कर लेना आंसर. इसका मैं शॉर्ट में करूंगा आंसर कैलकुलेशन. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं. देखो, राम इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड व्हेन द नेट एसेट वैल्यू वाज 12.65. मतलब जब इन्वेस्टमेंट किए तब वैल्यू था, एनएवी था 12.65. 60 दिन बाद, 60 डेज लेटर, द एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ द फंड वाज 12.25. सो टाइमलाइन निकालो. ये 60 डेज का टाइमलाइन है. ओपनिंग पे इसका नेट एसेट वैल्यू था 12.65. क्लोजिंग पे इसका नेट एसेट वैल्यू है 12.25. गाइस कम ऑन, अंडरस्टैंड. राम हैड रिसीव्ड अ कैश डिविडेंड ऑफ 0.50. यहां पे उसको डिविडेंड मिला, सो 0.50 वुड बी एडेड. सो राम को मिलना, दिस इज फ्रॉम द इन्वेस्टर एंगल. फ्रॉम इन्वेस्टर एंगल 0.50 का डिविडेंड मिला, बट फ्रॉम इन म्यूचुअल फंड कंपनी एंगल व्हाट विल हैपन. म्यूचुअल फंड, राम को मिला ना भैया डिविडेंड, तो म्यूचुअल फंड ने तो डिस्ट्रीब्यूट किया. गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो क्या. नेक्स्ट, कैपिटल गेन भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. किसको, राम को मिला 0.30 का. सो ये भी तो 0.30 हुआ. गेटिंग माई पॉइंट. बट अगेन द इन्वेस्टर एंगल. बट क्यों बात कर रहा मैं ये चीज की, इन्वेस्टर एंगल क्यों बोल रहा, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्टर को मिला है, बट म्यूचुअल फंड के लिए तो ये पैसा इसमें से डाउन हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूट करा ना. सो आपको क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया. प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. दिस इज अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. राम को पैसा मिलना डिविडेंड का मतलब म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट करा. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एमएफ कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी. ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ वी से डिस्ट्रीब्यूशन तो उनके लिए ये पॉजिटिव होगा क्या, नो, दिस विल बी निगेटिव फॉर देम. एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इतना आपको बताया. इन्वेस्टर एंगल से ये पैसा मिलना, अभी मैं म्यूचुअल फंड के कंपनी के एंगल से देखूं तो ये पैसा गया हुआ है. सो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनी. सो ओपनिंग एनएवी से ये दोनों के दोनों पैसा गया, दोनों से दोनों पैसा गया. बट कितना रिटर्न मिला, देखो, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन इतना करने के बाद भी बचा है 12.25. मतलब कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिला होगा, तो रिटर्न प्लस किया तो 12.25. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. नाउ ये वही फॉर्मूला हुआ जो ऊपर हम लोगों ने किया. ठीक है, कि प्लस रिटर्न, ये देखो ऊपर का, ये इतना रिटर्न को ऐड किए एंड माइनस डिस्ट्रीब्यूशन.
ठीक है, बट सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया था। ऊपर के यहाँ पे क्वेश्चन पे म्यूचुअल फंड के एंगल से इमीडिएटली बोल दिया था, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे थोड़ा उल्टा घुमाया, यहाँ पे इन्वेस्टर के एंगल से बोला कि पैसा मिला, इनकम मिला। इनकम मिला मतलब म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया तभी तो मिला, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव लिया। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? इजी, बाकी तो चीजें सेम है। सो नाउ रिटर्न निकालो। 12.65 12.25 प्लस 0.50 प्लस 0.3 माइनस 12.65, so return is equal to 0.4. पेज में निकालो, that is 0.4 by 12.65 into 100, 3.16%. But please understand, this 3.16% is not monthly, this is not annum, this is for 60 days. This is for 60 days. They want us to calculate for the monthly return. Please understand. उनको हमें monthly return बताना है. So this is for 60 days. For 60 days. ये भी गलती मत करना. This is what you can do the mistake. 60 days के लिए है. So monthly return निकालो. Monthly return. Sir, 3.16% is for 60 days. तो इसको डिवाइड करो पहले तो 60 डेज से, मतलब एक दिन का मिल जाएगा। उसको कन्वर्ट करो 365 डेज से, तो मतलब पूरा ईयर का मिल जाएगा। एंड देन चाहे तो डिवाइड कर लेना फिर से 12 महीनों से, बिकॉज मंथली हो जाएगा ना। अभी सर अगर मैं 365 के जगह पे 30 दिन लेता, बट तुझे क्या पता कौन सा महीना है, 30 है या 31 है क्या है, तो तू 12 महीने के एवरेज के बेसिस पे चलना। गेटिंग माई पॉइंट? और ज्यादा लॉजिकल जाऊँ तो हर महीने में थोड़ी ना सेम दिन होते हैं, समझे? तो हमें तो नहीं पता कौन सा महीने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बोला है क्या कौन से महीने की बात कर रहे हैं? नो, दे हैव नॉट टोल्ड अस एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई गाइस कम ऑन। बेटर है मैं मंथली 12 महीने का कैलकुलेशन करके कर लूं। गेटिंग माई पॉइंट? क्या किया ये मैंने? क्या फॉर्मूला रटा है क्या? नहीं ना, लॉजिकल है। 3.16% इज फॉर 60 डेज, तो इसको 60 दिन से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक दिन का मिल जाएगा। मिनट, हाँ, इसको 60 दिन से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक दिन का मिल जाएगा। एक दिन को 365 डेज से किया, बिकॉज पूरे साल में तो इतना ही रहेगा। सर अगर लीप ईयर रहता है तो वो उतना दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल 365 डेज है ये एज्यूम करके इसको पूरे ईयर में कन्वर्ट किया। दिस इज पर एनम रिटर्न, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो मंथली रिटर्न मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो इसका कैलकुलेशन करो। यू शुड बी गेटिंग द नंबर ऑफ 3.16 बाई 60 इंटू 365, 19.22% पर एनम मिलता है। 19.22% पर एनम। उन्होंने एनीवेज पूछा नहीं है पर एनम, अगर पूछ देते तो ये आंसर पहले बन जाता। डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करके आपको 12 मंथ्स करके आपको मंथली मिल जाता 1.6019%, मतलब 1.60% पर मंथ। ओके परफेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे चल रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो रहा, प्लीज अंडरस्टैंड। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे चल रहा है, इसीलिए डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स किए हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट को मिस मत करना, ये 60 दिन के लिए है बस। 3.16%, दिस इज नॉट फॉर मंथ, नॉट फॉर ईयर। ओके, बिकॉज ये 60 दिन का गैप था, जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट था, उसके वजह से। चलो, सो आई होप आपका आंसर मैच हो गया होगा। अगर किसी ने गलती की होगी तो इतने ही एक जगह पे गलती हुई होगी, अदरवाइज कुछ गलती का स्कोप नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज डन। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो मेरे नेक्स्ट दूसरे पीडीएफ में था। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, नाउ ये वाला होमवर्क जो था इसका डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा प्रॉपरली ध्यान रखो तो इजी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी सॉल्व करने में काफी इजी है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो गाइस कम ऑन, लेट्स सी। मिस्टर अरुण ऑन 1 जुलाई 2009, हमें टाइमलाइन निकालना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हो रही है साथ में, क्योंकि डेट्स बोले हैं। सो 1 जुलाई 2009 की बात हो रही है। इधर इन्होंने मिस्टर अरुण ड्यूरिंग द 1 जुलाई 2009 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having the face value of 10 rupees per unit
फॉर ईच यूनिट। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स लिए इसने? 10,000 यूनिट्स इंटू ₹10, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इनिशियल ऑफर में 10 रुपए पे चल रहा था, फेस वैल्यू पे इश्यू हुआ, तो 10,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपए, दैट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1,00,000 रुपीज। ओके फाइन, बेस ऐसे करते जाना तुम लोग तो इजी हो जाएगा। ऑन 31 मार्च 2010, आगे गए सर कितने महीने हुए? जुलाई से लेके 31 मार्च 2010, मतलब लगभग 9 महीने ना। 31 मार्च 2010, क्या हुआ 31 मार्च 2010 को? द डिविडेंड ऑपरेटेड बाई म्यूचुअल फंड वॉज 10%। यहां पे कुछ 10% का डिविडेंड ऑपरेट किया था म्यूचुअल फंड ने। सो 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑपरेटेड बाय म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 31 मार्च, जैसे बोलते जा रहे वैसे लिखते जा रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। एंड मिस्टर अरुण फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33% ऑन, नहीं रुको, उतना ही, उधर ही फुल स्टॉप है। वो क्या बोल रहा है कि इस दिन उसको पता लगा कि उसकी एनुअलाइज्ड यील्ड, तो उसने यील्ड का कैलकुलेशन भी कर लिया। देखो इस दिन का प्लस 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 करके मैं बात कर रहा हूं, ये तो 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्लस एनुअलाइज्ड यील्ड कितना होता है इसका, एनुअलाइज्ड यील्ड हो रहा है, यील्ड मतलब रिटर्न है 153.33%। ओ माय गॉड, कितनी बढ़िया बात है ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ होगा, ध्यान दो, मतलब मानो यहाँ पे उसने 10 रुपए करे, ये 10 रुपए पे उसको सर आगे जाके कुछ इनकम मिला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मिला 10% का। ठीक है, तो ये डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, ये दोनों होके, सॉरी इधर लिखना चाहिए था, हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये सब मिला के सर इन लोगों के पास आया क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए बात कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या? तो वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखो, उसके लिए तो ये चीज हुआ, उसके लिए क्या बोल रहा है, उसके लिए ये जो चीज हुआ ना, इसमें उसको जो रिटर्न मिला, इस रिटर्न का उसके ओपनिंग वैल्यू से 10 रुपए से जो परसेंटेज है दैट इज 153.33%, बट पर एनम, क्योंकि ये जो रिटर्न मिला उसको ये एक साल में नहीं मिला है, प्लीज अंडरस्टैंड, उसको सिर्फ 1 जुलाई से लेके 31 मार्च में मिला है, मतलब 9 महीने में इसको रिटर्न मिला है। ये 9 मंथ्स का रिटर्न को उसने कन्वर्ट करना है इन 12 मंथ्स, एंड कन्वर्ट करने के बाद में यील्ड कितना निकल के आता है, 153.33%। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो रिटर्न मिल रहा है 9 मंथ्स का रिटर्न, मैं इसको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता आपको। सो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9 मंथ्स का जो रिटर्न आया, उसका मैं अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से वैल्यू लूँ तो, एंड उसको कन्वर्ट करूँ 12 महीने में, तो ये वाला यील्ड मिलता है 153.33%, ऐसा उनको बोलना है, क्योंकि एनुअलाइज्ड यील्ड की बात की है। इजी, एक एक चीज समझते चलो। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011, प्लीज अंडरस्टैंड 31 दिसंबर 2011 की बात हो रही, इधर 31 मार्च 2010 था, 31 दिसंबर 2011, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ सो टाइम गैप प्रॉपर दिखेगा। 31 दिसंबर 2011, एंड इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, 31 दिसंबर 2011 को 20% डिविडेंड वॉज गिवन, यहाँ पे 20% डिविडेंड मिला था उसको, 20% डिविडेंड मिला था, कितना, 20% डिविडेंड मिला था। ठीक है, एंड 20% डिविडेंड वॉज गिवन एंड ऑन 31 मार्च 2012, और कुछ नहीं, डायरेक्ट 31 मार्च 2012
Mr. Arun redeemed all his balance of 11,296.11 units. Oh my God, सर ये तो है ना गड़बड़ हो गई. क्या गड़बड़ हुई नहीं समझ रहा. ध्यान दो, यहां पे रिडीम किए उसने यूनिट्स, बट रिडेमिशन जो हुआ ना भैया, प्लीज ध्यान दो कितने यूनिट्स का हुआ, 11,296.11 यूनिट्स. सर उसके पास में तो बस 10,000 यूनिट्स थे, ये क्या हुआ. ओ माय गॉड, ये तो समझ ही नहीं रहा. 11,296.11 यूनिट्स, ये तो रिडेम्शन. अरे बट उसके पास तो 10,000 यूनिट्स थे ना, तो ये 11,296 क्यों बोल रहे ये लोग. क्या मजा आ रहा है इन लोगों को. He had only 10,000 units, but here they are saying that he redeemed 11,296.11 units. सर कितना सिंपल है, उसने कुछ एडिशनल परचेस किए होंगे, बट यहाँ पर तो बोला नहीं कहीं पे परचेस किए. तो व्हाट टू डू, क्या कैन वी एज्यूम दैट ही हैज परचेस्ड, ही हैज इन्वेस्टेड. नो भैया, वी कैन नॉट एज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग. व्हाट वी कैन डू, we have to understand that if he is receiving some dividend, he has invested absolutely, but not out of his own money. उसके खुद के जेब से पैसा डाल के नहीं किया, क्योंकि वो चीज स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला नहीं. सो वी कैन एज्यूम वन थिंग फॉर श्योर, कि जो डिविडेंड मिला ना उसको री इन्वेस्ट किया. सही है. सो कंसीडरिंग कि ये डिविडेंड का अमाउंट जब भी मिला उसको, ही हैज री इन्वेस्टेड दिस डिविडेंड अमाउंट एट दैट रिस्पेक्टिव डेट का एनएवी पे. मतलब यहां पे जो 10% डिविडेंड मिला, इसको इसी दिन के एनएवी पे क्या किया, री इन्वेस्ट किया. ये जो 20% डिविडेंड मिला, इसको इसी दिन के एनएवी पे क्या किया, री इन्वेस्ट किया. एंड नाउ इट बिकेम 11,296.11 यूनिट्स. सिंपल. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर दिन का एनएवी कितना है, इस दिन का एनएवी कितना, इस दिन का एनएवी कितना, फिर यहाँ पे इसका एनएवी कितना. ठीक है, वही तो निकालना है हम लोगों को. लुक एट दिस. What are the NAVs as on 31st मार्च 2010, 31 दिसंबर 2011, ये कितना. ओके, अभी थोड़ा दिमाग में घुसा होगा आपको कि ये क्या है क्या नहीं है. सो एक बार ये टाइमलाइन बना लो आपकी, इसमें वीडियो को पॉज करके पहले तो. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. ये टाइमलाइन में ना थोड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स भी ऐड कर देना. ठीक है. सो 9 months, उसके बाद में यहाँ पे कितने हो गए, 31 मार्च 2010, 31 दिसंबर 2010, मतलब ये 9 महीने, 9 महीने उधर के 12 महीने. ओ माय गॉड, 21 मंथ्स. सही है. एंड यहाँ पे सिर्फ होता है 3 मंथ्स. ओके. सो नाउ इस महीने के बेसिस पे यू नीड टू डू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन. सो हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और भी आगे जाके. तो पहले तो ये ना थोड़ा टाइमलाइन करके टाइटल दे दो इसको. टाइमलाइन बेस्ड समरी हम लोग बनाए, पूरे क्वेश्चन को समराइज करें एंड देखा कि क्या हो रहा है. एक बार इतना लिखे हो जाए, नाउ वी विल मूव अहेड. ठीक है. वीडियो को पॉज करना प्लीज एंड फिर लिखना, सो दैट आई एम मूविंग अहेड विद द कैलकुलेशंस. ओके, चलो आप लोगों का हो गया होगा, इसे एज्यूम कर रहा हूं. नाउ आई एम मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन का कैलकुलेशन, आंसर कैलकुलेशन पूरा की पूरा. ठीक है. सो मैं नेक्स्ट पेज पे ही जाता हूं, सो दैट पहला आंसर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ एनएवी. एज एट 31 मार्च 2010. ठीक है. इस दिन का एनएवी निकाल रहे. अभी देखो शुरुआत कहां से होगी. सर ये जो हम लोगों को पर एनम रिटर्न बोला, एनुअलाइज रिटर्न, ठीक है ना, इस रिटर्न को हम लोग कन्वर्ट कर दे पहले 9 मंथ्स के रिटर्न में, सो दैट हमें टोटल रिटर्न का अमाउंट तो भी मिल जाएगा, है ना. सो स्टार्ट ऑफ विद द आंसर. पर्टिकुलर्स टेबल के फॉर्म में करेंगे, इजी कैलकुलेशन होगा सब फटाफट, एंड प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा. ठीक है. चलो
annualized yield annualized yield कितना है 153.33%. ओके, नेक्स्ट yield for 9 months, equivalent yield for 9 months. तो ये अगर 12 महीने का है तो इक्विवेलेंट यील्ड 9 महीने का कितना होगा डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9. वन 153.33 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 114.99 मतलब लगभग 115%. महीने का 115%. गेटिंग माई पॉइंट. सो चलो अगर इस 115% को मैं देखूं तो मेरा टोटल वैल्यू कितना बना होगा इन्वेस्टमेंट्स का. आई हैड द इन्वेस्टमेंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज. तो 1 लाख पे 115% का यील्ड मिला है. 1 लाख पे 115% का यील्ड मिला है. सो रिटर्न फॉर 9 मंथ्स is 115% of initial investment of रुपीज 1 लाख. तो ये हुआ 1,15,000. गेटिंग माई पॉइंट. 1,15,000. ठीक है, इतना रिटर्न मिला है. बट इसमें से साहब डिविडेंड भी तो गया है. डिविडेंड एट 10%. 10%. सो 10% किसका लेंगे जो मेरा बेस वैल्यू है 10,000 इंटू 10. 10 रुपये का फेस वैल्यू का 10% ना डिविडेंड पहले साल में. सो 10,000 1 लाख इंटू 10%. सो दैट इज 10,000 रुपीज. तो ये तो टोटल रिटर्न था ना 9 महीने का. इसमें से डिविडेंड का निकाल दिए तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ भैया. यील्ड इज द टोटल रिटर्न ना. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर किसी को इसमें दिक्कत है वर्डिंग में तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस यील्ड इज नथिंग बट टोटल रिटर्न. इसका मतलब होता है टोटल रिटर्न. ये बस आपके लिए बोल रहा हूं मैं. टोटल रिटर्न मतलब डिविडेंड प्लस डिविडेंड के जगह पे मैं इनकम बोलता हूं प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन. ठीक है. सो इनकम कितना है हमारे पास पता है ना. 10% उसको डिविडेंड मिला है ना. तो डिविडेंड का तो निकाल दिया तो हम लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन मिल गया. 1,15,000 का टोटल रिटर्न था. उसमें से डिविडेंड निकाला तो हम लोगों को मिला बचा हुआ 1,05,000. दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनएवी ना. सो नेट कैपिटल एप्रिसिएशन. सो प्लीज कॉल दिस 1,05,000 as the net capital appreciation. $1,05,000. ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टोटल अगर मैं क्लोजिंग वैल्यू देखूं तो क्लोजिंग वैल्यू कितना होगा. क्लोजिंग एनएवी. तो क्लोजिंग एनएवी is equal to initial investment plus net capital appreciation plus net capital appreciation.
सो 1,05,000 प्लस 1,00,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, सो 2,05,000 रुपए। गेटिंग माई पॉइंट? क्लोजिंग एनएवी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये तो यूनिट्स ओपनिंग वाले रहेंगे 10,000, यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शुरुआत की चीज चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लीज अंडरस्टैंड। 10,000 यूनिट्स, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एनएवी पर यूनिट, एनएवी पर यूनिट एट 31 मार्च 2010। वो डेट देखने दो यार मुझे, हाँ। तो कितना बनाइए? 20.50। ये मेरा आया पहला आंसर। एक बार समराइज करेंगे हम, डोंट वरी, चेक इट आउट। सर 153.33% का टोटल एनुअल रिटर्न मिला है मुझे, बट मैंने तो इन्वेस्ट करा था सिर्फ 9 महीने के लिए, तो उसका 9 महीने का इक्विवेलेंट यील्ड कितना मिला? 115%। मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,00,000 रुपए का, उस पर 115% का रिटर्न मिला है, उसका वैल्यू 115% नहीं हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड। 115% का रिटर्न मिला है, सो 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1,15,000 का रिटर्न मिला है, बट दिस इज द टोटल यील्ड। तो इसमें दो चीजें मिली है, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन माने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड प्लस मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड कितना मिला है वो तो मुझे पता है, 10%। 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो 10% ऑफ माई फेस वैल्यू बेसिक इन्वेस्टमेंट, 1,00,000 रुपए का 10%, मतलब 10,000 का डिविडेंड मिला मुझे। तो बचा हुआ जो रहेगा 1,05,000, दैट इज नथिंग बट कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जो एनएवी के वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ वो बिकॉज ऑफ दैट 1,05,000 है टोटल इंक्रीमेंट इन एनएवी वैल्यू। सो मेरा 1,00,000 रुपए का एनएवी ओपनिंग प्लस 1,05,000, मतलब टोटल एनएवी का वैल्यू कितना बनना चाहिए? 2,05,000, बट दैट इज फॉर द 10,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20.5 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी इजी। एनएवी पर यूनिट एट 31 मार्च 2010। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से ध्यान देना। हम लोगों ने बात करी है कि ये वैल्यू ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे। नाउ इसका रिलेवेंस देखो कहां से आ रहा है। सो दिस नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ रहे हैं, 10,000 का हो रहा है भैया आपका 11,296, तो जो भी डिविडेंड मिल रहा है दिस सीम्स टू बी री इन्वेस्टेड। अगर इस डिविडेंड के अमाउंट को री इन्वेस्ट करेंगे इस दिन पे, तो ये पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। सेल्फ नोट लिखा के दे रहा हूं यहां पे, ध्यान रखो। इस बेसिस का सेल्फ नोट है, देखो लिखो मेरे साथ, सेल्फ नोट उसी चार्ट में लिखना। सिंस द नंबर ऑफ यूनिट्स have been increased from 10,000 to 11,296.41, sorry 0.11, and no information given question about fresh investment, fresh purchase of, fresh investment of, technical language, fresh investment of mutual fund units but out of pocket, out of pocket of investor. This seems to be reinvestment of डिविडेंड इनकम, एंड ये एग्जाम नोट है। ये एग्जाम नोट ही लिखो, सेल्फ नोट ना लिखो, चलो एग्जाम नोट ही लिखो। यू नीड टू राइट दिस डाउन इन एग्जामिनेशन। प्लीज राइट इट एज एग्जाम नोट।
नॉट द सेल्फ नोट प्लीज, बिकॉज एग्जाम में भी तो लिखना ही पड़ेगा ये चीज, तो शॉर्ट में क्यों लिखे, प्रॉपरली लिख दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम है ना, तो उसके वजह से क्या हो रहा है देखो, अभी ध्यान दो। मुझे बोलना सर 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला, ये री इन्वेस्ट करा इन लोगों ने 31 मार्च 2010 पे, तो ऑब्वियस है इस एनएवी पे री इन्वेस्ट किया होगा। मैं आज 31 मार्च 2010 पे खड़ा हूं, मेरे पास 10,000 रुपए का कैश है जो डिविडेंड से मिला हुआ है, आज ही मिला और आज ही मैं री इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और वैल्यू देखता हूं तो 20.50 रुपए का वैल्यू है, तो री इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ऑब्वियसली 20.50 पे होगा पर यूनिट के। तो 10,000 अगर मैं 20.50 पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे एडिशनल यूनिट्स कितने मिल रहे हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से, दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, दैट आई नीड टू कैलकुलेट। सो एडिशनल यूनिट्स, additional units from dividend reinvestment, from dividend reinvestment कैसे होगा सर, 10,000 रुपीज का एट द रेट ऑफ 20.5, तो कितना होता है, कैलकुलेट 10,000 एट द रेट ऑफ 20.5, सो ये हुआ 487.80 यूनिट्स, 487.80, ये पॉइंट में लेना प्लीज सर, यूनिट्स थोड़ी ना पॉइंट में रहते हैं, म्यूचुअल फंड के रहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कैन बी इन डेसिमल। ठीक है, तो ये एडिशन हुआ। नाउ ओपनिंग मेरे पास यूनिट्स थे 10,000, नाउ एडिशन, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स एट 31 मार्च 2010 अगर मैं देखूं तो मेरे पास अभी 10,000 नहीं है, एडिशनल आए 487, तो 10,487.80। नाउ इसका बेसिस लेना पड़ेगा हम लोगों को आगे जाके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10,487.80 यूनिट्स, दीज आर द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स एज एट 31 मार्च 2010। ये क्यों कैलकुलेट किया, हम लोगों को तो यहीं पे आंसर रुकना था, बट भैया आगे जाके जब 2 साल का और कैलकुलेशन करना है तो बेस लगेगा नंबर ऑफ यूनिट्स का, तो उसके लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। 10,487.80, ठीक है। सो ये हुआ मेरा पहला आंसर का नंबर। नाउ लुक एट द सेकेंड वन, नेक्स्ट पेज पे ही जा रहा हूं मैं, सो दैट आपको प्रॉपरली सब चीजें ये हो। Now next, calculation of NAV at 31 दिसंबर 2011 पूछा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड 31 दिसंबर 2011। ठीक है, नाउ चेक इट आउट। ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे पास, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। नाउ यहाँ पे थोड़ा है ना दिमाग लगाना, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी देखो मेरे पास में कितने यूनिट्स है भैया, 10,487.80 यूनिट्स है। मैं खड़ा हूं 31 दिसंबर 2011 पे, तो यहां पर भी मुझे कुछ डिविडेंड रिसीव्ड मिला है इस पर्टिकुलर पीरियड में, ये पीरियड है मेरा 21 महीनों का। बट नाउ ये जो डिविडेंड मिला 20%, दिस इज नॉट एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, बिकॉज मुझे ये जो डिविडेंड मिला ये 10,000 यूनिट्स के लिए नहीं मिला, अभी जो मुझे मिला वो मिला 10,487.80 की यूनिट्स पे ना, इतने यूनिट्स है मेरे पास में, तो इतने यूनिट्स के लिए मुझे डिविडेंड मिलेगा, गेटिंग माई पॉइंट। बट इसका फेस वैल्यू तो जरूर 10 रुपए रहेगा क्या, फेस वैल्यू जरूर 10 रुपए रहेगा क्या? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज डिविडेंड तो हमेशा 10 रुपए पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो लुक एट दिस वैल्यू, सो ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स, म्यूचुअल फंड नंबर ऑफ यूनिट्स, रुको सॉरी, ओपनिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऐसे लिखो।
10,7.80। ठीक है, ये हमारा पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन हुआ है, सो इसको ब्रैकेट में बोल देना आंसर 1। आंसर 1 से हमें ये मिला है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। $1,04,878 ये मेरा बना टोटल वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। ओपनिंग वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके ऊपर डिविडेंड मिला हुआ है गाइस, अंडरस्टैंड, इसके ऊपर डिविडेंड मिला हुआ है। सो डिविडेंड इनकम सॉरी, हम लोग एनएवी निकाल रहे, सो हम लोग इसको नाम देंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि म्यूचुअल फंड के एंगल से देखना है ना हम लोगों को। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टर से एंगल से इनकम रहेगा एट 20%। सो 1,04,878 इंटू 20%, 1,04,878 इंटू 20%, सो 20,976। ये इसको पॉइंट में ही रहने दो, 20,975.6। ठीक है, ये हुआ मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी ध्यान दो, क्या मुझे 31 मार्च 2012 को मिला हुआ है क्या, पता है क्या? अभी देखो यहाँ पे मुझे ना एक बार ध्यान रखना, मेरा वैल्यू कितना होगा, मुझे इतना तो पता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, बट नाउ आई डोंट नो कि इस दिन का एनएवी कितना है, एंड एनएवी के लिए मेरे पास में बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक दिमाग लगा सकता हूँ। क्या दिमाग लगाना, देखो मैं भैया मेरे पास में जो टोटल यूनिट्स बने वो यूनिट्स तो इस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बने। मतलब यहां पर जितने यूनिट्स है 31 मार्च 2011 पे, यहां पे जितने यूनिट्स है, इसमें मैंने इस डिविडेंड को कुछ ऐड किया इस दिन के वैल्यू से। इस दिन के वैल्यू से मैंने डिविडेंड के शेयर्स को डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करा इस दिन के वैल्यू पे, तो कुछ यूनिट्स बढ़ेंगे, एंड यहाँ के यूनिट्स प्लस वो यूनिट्स मिला के मेरा इतना यूनिट्स बनेगा, राइट? और तो कुछ यूनिट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ डिविडेंड है नहीं। तो साहब यहाँ पर के तो यूनिट्स मेरे पास पता है ना, ओपनिंग वाले बीच में थोड़ी ना कुछ चेंज हुआ है। सो 10,487.8 जो है उसमें प्लस एडिशन करके इस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट्स के कुछ यूनिट्स आएंगे, तो आई विल गेट दिस नंबर ऑफ यूनिट्स। तो दोनों यूनिट्स का मैं अगर डिफरेंस ले लूं, ये यूनिट एंड 10,487, तो आई विल गेट द एडिशनल यूनिट्स परचेस्ड ड्यू फ्रॉम दिस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? एंड ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो मुझे पता है, तो जो मैं एडिशनल यूनिट्स आया वो अमाउंट अगर टोटल मुझे पता है, टोटल यूनिट्स पता है उस अमाउंट से कितने लिए, दोनों का डिफरेंस जो आएगा 10,487.8 माइनस ये, तो एडिशनल जितने यूनिट्स का डिफरेंस आएगा दैट यूनिट्स आर परचेज फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो अमाउंट आई नो डिविडेंड का कितना है, अमाउंट आई नो ना कितना डिविडेंड का है, सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड। सो इस अमाउंट से मैंने उतने अगर यूनिट्स लिए तो पर यूनिट का वैल्यू जितना रहेगा दैट इज नथिंग बट व्हाट माय एनएवी एट दिस वैल्यू, बिकॉज मैं इस दिन अगर री इन्वेस्ट कर रहा हूं 31 दिसंबर को, तो मैं उसी एनएवी पे करने वाला हूं री इन्वेस्ट। सो सर वट एवर द एडिशनल यूनिट्स, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये थोड़ा अलग वे जाएगा इधर क्योंकि हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन नहीं ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लुक एट दिस, additional units from dividend reinvestment। ये कैसे मिलेगा? यूनिट्स एट 31 दिसंबर 31 मार्च 2012, ये लास्ट वाला 31 मार्च 2012,
यूनिट्स एट 31 मार्च 2012 माइनस यूनिट्स एट 31 दिसंबर 2011 बट बिफोर री इन्वेस्टमेंट। बिफोर री इन्वेस्टमेंट जितने यूनिट्स है, सही है क्या? रुको, ये हैंग हो रहा है थोड़ा।